Today, as I told, that we are going to start the revision, and obviously we have seen this set many times, but the thing is that for those students particularly who joined late, I think it's a good opportunity for. And then today's agenda is that not only this set we do, and along with that, I will guide you on to some letters and kind of shortcut to understanding letters for those who have not done good practice on it. They can get an idea about it, and I would be revising certain letters we have already done as a class activity. But just quickly, I want you, some of you who got late, or for some of you who want to revise actually, or it's a kind of, you can say, refreshing your memory. So I would be showing it to you. But today I would discuss this set one. Then I will also talk on the type of letters and show you some notes where you can just have a shortcut way of doing it. And thirdly, we will also do MCQs. So we just do it quickly so that we just cover it within the class time. The like MCQs are little bit, yeah, I mean they're all different. You have not done it, and I would be trying to put some scenario based in some, like maybe tomorrow we are also doing, but out of these 3 days, which are the revision days, one day should be definitely, and that would be for the letter practice. And uh, I would like that you are doing letter practice particularly. I would take some of the scenarios, the latest scenarios in CA. I mean, you have a paper which is writing skill exam, and we have already done 2, 3 letters from there. So I would be showing it to you. Uh, no, I mean, if you say लास्ट से मुस्कान का मैसेज है कि लास्ट से करें, उसमें पता क्या होगा कि आप तो ठीक है, आप तो रेगुलर पढ़ते रहे हो, लेकिन पीपल हु स्टार्टेड लेट, उन्होंने यही तो मिस किया होता है ज्यादा, उन्होंने इसको नहीं किया। उसमें ये है कि इट वुड बी लाइक काइंड ऑफ रिविजन। आपको दोबारा, इफ यू आर डूइंग विद मी इन द क्लास, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप उसको बिल्कुल भी ना, लेकिन मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं करा रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग यू द बेसिक्स, जिसको मालूम करना ज़रूरी है। और साथ ही जब एमसीक्यूज कर लोगे तो वो सारी असेसमेंट और टेस्ट उसका वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसे इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, ताकि, और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं रहा आपका मैसेज आपकी क्लास में करने का। मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं क्लास को पहले अनाउंस करूँगी कि जी आज से हमारी रिवीजन क्लासेस हैं, सो दैट के लोग जो है अलर्ट हो जाएँ और वो रेगुलर हों कि उन्होंने अगर कुछ मिस किया है तो वो क्लासेस इसको पढ़ लें। ठीक है? तो आप गर्ल्स में आप कर सकते हो, मुझे बॉयज का अभी नहीं पता, दे आर नॉट वेरी लाइक रिस्पॉन्डिंग इन अ वे जो सीआर है, बल्कि आपके जो बॉयज का सीआर है वो, जो कि उन्होंने फिजिकल पहले क्लासेस लेनी थी, और उसके बाद अनदर बॉय वाज देयर, देन देयर वाज अ कंप्लेंट अबाउट दैट कि जो उसके पास व्हाट्सएप नंबर ही नहीं है। फिर मैंने एक और स्टूडेंट को चेंज किया, बिकॉज you know I rely on you people, like you are if helping me in a way, बिकॉज हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं, और क्लासेस न सिर्फ एक एक हम क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे और भी काम होते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए हम बहुत बिजी होते हैं। तो इसलिए फिर आप अगर इस चीज़ को देख लेते हो, क्योंकि बिकॉज देर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स विद वेराइटी ऑफ इश्यूज, दे कॉन्टेक्ट अस इफ दे वांट टू गेट सम, आपको मटेरियल चाहिए, और आपका ऑनलाइन, अभी मुझे मैसेज एक आया हुआ था, आई थिंक मुस्कान ने, किसी ने मुझे किया हुआ था कि आपने एक सेट आपको चाहिए था, एक टेस्ट चाहिए था। मैं अभी से चेक कर लूंगी, जो उनसे टेस्ट मिसिंग होंगे वो मैं सारे ही क्लाउड पे डाल दूंगी फिर, ठीक है? तो अभी हम जो टेस्ट हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद ही करना। मैं सिर्फ आपको जो सेट्स हैं, सेट्स के नाम से मैंने रखी है नोट्स, वो मैं करवाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर वो चीजें सिर्फ मैं करूंगी, पहले तो आपको मैंने सारा कुछ दे दिया था, और मैंने कहा था कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, लेकिन अब मैं सिर्फ फोकस्ड आपको बताऊंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर पहला आपने देखा कि इसकी डेफिनेशन कम्युनिकेशन की है, imparting और exchanging of information, ideas or feelings by speaking, writing or using some other medium, जिसमें अदर मीडियम में आपके नॉन वर्बल क्यूज हो सकते हैं, जिसे नॉन वर्बल इशारे कहते हैं, आप जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हो। और इसी तरह लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर,
कोई अक्सर लोगों ने लिखा है इसका, या कुछ और भी अगर आ जाएगा पेपर में तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लफ्ज़ है, किसी लोगों का ख्याल है नहीं ये लफ्ज़ नहीं था, कोई और है। तो इसका मतलब ये होता है टू शेयर। आप कहीं भी इसको देख लेंगे तो ज़्यादातर इसका मतलब होता है कि आपने चीज़ों को शेयर करना है, इसलिए मैंने दोनों ही लफ्ज़ों को हाइलाइट यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आपने कुछ डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ी-सी 2-3 जो डेफिनेशन है, बल्कि 2 ही शायद मैंने हाइलाइट यहाँ पे की हुई हैं, कि कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज़ व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। क्योंकि कम्युनिकेशन का मकसद यही है कि यू आर क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। इफ यू डू नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड, तो आप कैसे कम्युनिकेट वरना कर पाओगे? इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप कंटिन्यूअसली बताते हो, सुनते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और लिस आपकी कम्युनिकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो आपका लिसनिंग भी है। इफ यू डू नॉट लिसन, यू कैन नॉट गिव अ प्रॉपर फीडबैक, और जो फीडबैक जब नहीं आएगा, तो आगे कम्युनिकेशन कैसे ट्रिगर करेगी? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। इसमें ये बहुत गहरी बात है कि एटीट्यूड भी आप अपना शो करते हो। आपको मैंने जब एटीट्यूड के बारे में हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में पढ़ा था, तो एटीट्यूड क्या होता है? सम ऑफ एवरीथिंग यू डू। एटीट्यूड जो है वो सब कुछ जो आप करते हो, एक तो कम्युनिकेशन में भी आपने कहा ना सम ऑफ एवरीथिंग यू डू, मगर वहां पर एक लाइक इफ यू आर स्पीकिंग, इफ यू आर बिहेविंग इन सर्टेन मैनर्स, या आपने कोई इवन ड्रेस अप किया हुआ है अपने आप को, उस वो चीज़ें भी आपका एटीट्यूड शो करती हैं। आपका वक़्त पे आना, आपका लेट आना, ये सब आपका एटीट्यूड शो करता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सीरियस हो, आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। बस ये 2 आपको मैंने बतानी थी। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन जो है अ, वो अपने देखने थे, वो ये था कि एट लीस्ट 2 लोगों के बीच में होती है, मैंने हाइलाइट किया हुआ है यहाँ पर। और आइडियाज़ और ट्रांसफर और इमोशंस एंड जेस्चर्स सब आप कन्वे करते हो। आप अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसके बाद है, आप अक्सर यहाँ पे अगला पॉइंट है, कम्युनिकेट कर जाते हो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जिसमें आपको मैंने बताया था कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। इसका मतलब ये होता है कि इसके और भी मतलब हैं कि मसलन आप किसी चीज़ को डेलिबरेटली, यानी डेलिबरेटली होता है डेलि जैसे आप जानबूझकर, समझकर करते हो। और एक होता है जो आपने अनइंटेंशनली कर दिया, इसे आप स्पॉन्टेनियस कहते हो। और आपको याद होगा मैंने एक आपको टर्म सिखाई थी जिसमें हमने कहा था एक्सटेम्पोर बोलना, एक्सटेम्पोर स्पीच देना। वो भी एक किस्म की क्या चीज़ होती है? दैट इज़ कॉल्ड कैंडिड, CANDID। कैंडिड का मतलब होता है व्हिच इज़ नेचुरल, व्हिच इज़ नॉट विद सम अफेक्टेशन, बनावट के साथ नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें इंटेंशनल होती हैं जो आप कम्युनिकेट करते हो, और आपके नॉन वर्बल जेस्चर, आपकी आवाज़ की पैरा लैंग्वेज, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है? इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वॉइस। ये एक बड़ी कॉमन टर्म है और ये कम्युनिकेशन में बहुत इस्तेमाल होती है कि आपके जो स्ट्रेस देना आवाज़ में, पॉज़ देना, अपना वॉल्यूम ऊँचा करना, अपनी आवाज़ को कभी भारी और हल्की हो जाना, ये सारे जो आपके जो मैकेनिक्स हैं, इसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो आपके अक्सर पैरा लैंग्वेज जो है वो अनइंटेंशनली आप कन्वे कर देते हो। तो यूँ समझ लो कि ये नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस होते हैं। आपकी वॉइस के जो नॉन वर्बल पार्ट्स हैं ना, जिसमें आपने अल्फाज के अलावा, उसे आप कहते हो कि ये पैरा लैंग्वेज है। फिर अगला आपने पॉइंट मैंने लिखा हुआ है टू इलिसिट एक्शन। इलिसिट होता है ड्रॉ करना, यानी किसी चीज को, यानी किसी पर्सन को कुछ आपने जरूरी नहीं कि आप बोले और वो आपके जवाब में जवाब दे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने एक्शन उससे लेना होता है, जैसे आपसे कहा कि जाओ अ, ये दरवाजा बंद कर दो, ये लाइट ऑन कर दो, तो उसमें क्या है? या ये रिपोर्ट बना के लाओ, ऑफिस के अंदर आपने कहा तो बंदा चला गया, ठीक है? और ये क्या होता है? यू इलिसिट एक्शन, यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ वे दैट द पर्सन वुड अंडरस्टैंड। फिर कम्युनिकेशन टू वे होती है जिसके लिए आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में पढ़ा था और बताया था कि दैट इज कॉल्ड टू वे। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज नेवर लीनियर, ठीक है? LINEAR, नेवर लीनियर, इट इज ट्रांजैक्शनल, इट इज टू वे। ये चीजें आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। और जब मैं रिवीजन कराती हूँ तो उसमें सबसे बड़ा मजा आप लोगों को उस वक्त आता है कि जिन लोगों ने सारा मेरे साथ एंड तक पढ़ा है, और मैं कभी आगे वाली जो बाद में कहीं आपको पढ़ाया था,
कहीं मिडल में पढ़ाया था, मैं सारी चीज़ों को इस्तेमाल यहाँ पे टर्म को करूँगी। उसका फ़ायदा है कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट पे कमांड है कि नहीं। और एक और बात, ये नहीं कि मैं आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की वजह से मैं आपको ये करूँगी या इसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताऊँगी कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़िंदगी भर काम देगा। आप एक दफ़ा ये चीज़ें सीख लोगे, आपके हमेशा काम आएँगी। और मैं बहुत सारे टिप्स लोगों को इसके अलावा भी, जब कोई मेरे से पूछता है, मैं देती हूँ कि आप दुनिया में जहाँ भी बैठे हो, ऑफ़िस में हो, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप अगर यानी स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को, तो कहते हैं ना, एक सेकंड मशवरा ले लेना। वो सेकंड मशवरा कुछ भी आपके बॉस ने कहा लिखो, आप बेशक स्टार्ट करे हो, अपना सीवी बना रहे हो या आपने कोई रिपोर्ट बना के देनी है उनको, तो अपनी सेकंड मशवरा पता है किससे लेना है? आपने गूगल अंकल से, ठीक है? और गूगल अंकल पे सर्च कीजिएगा, आपको ऐसे-ऐसे अच्छे आपको मिल जाएँगे, सैंपल्स मिल जाते हैं, जिसमें से कोई ना कोई लफ्ज़ आप उठाकर उसको पैराफ्रेज़ करके लिखना है, उसकी कॉपी नहीं करनी। उसको कहते हैं, जब कॉपी कर लेते हो, उसे कहते हैं प्लेजरिज़्म, ठीक है? आपने प्लेजराइज़ किया है, आपकी किसी कॉपी कर ली है। लेकिन उसको अगर पैराफ्रेज़ करके, क्योंकि देखो दुनिया में जितनी भी थ्योरीज़ आई हैं, अब मैं तो थ्योरी नहीं बनाने लगी ना, मैं तो नहीं, आइंस्टाइन ने अगर एक थ्योरी दी है, तो क्या मैं उसको नई थ्योरी बना के लाऊँगी, उसी को बताऊँगी ना। लेकिन उसमें ये होता है कि डोंट कॉपी इट फ्रॉम एनी मटीरियल, कि मैं आपका मटीरियल उठाकर, आपको पता है ना, ऑनलाइन प्लेजरिज्म टेस्टिंग भी होती है। आप ऑनलाइन प्लेजरिज्म फ्री टेस्टिंग होगी। आपको एक ब्लॉग खुलेगा, उसके अंदर तुम 5-6 लाइनें किसी की लिखी हुई उठाओ, उसके अंदर फेंको और कहो कि चेक करो प्लेजरिज्म। वो आपको निकाल के देगा। आपको निकालेगा जी, ये फलाँ जगह पे पड़ा हुआ है। तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, वो उसको दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन टू वे होता है, इट्स नॉट लीनियर, इट इज़ ट्रांज़ैक्शनल, और यू कैन से इट इज़ डायनामिक। अब ये नीचे आ गया डायनामिक। डायनामिक का मतलब है जिसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, इट गोज़ एंड ऑन एंड ऑन, इट्स वर्किंग लाइक अ सिस्टम। जब मैंने सिस्टम की बात की, आगे देखो लफ्ज़ आ गया सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक होता है। और सिस्टमैटिक में पता है क्या होता है? इसमें जब आप कहते हैं कुछ चीज़ डायनामिक है, इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत होते हैं, कि पहले हर चीज़ जब स्टार्ट होती है ना, उसका ओरिजिन बहुत हम्बल होता है, उसका स्टार्ट बड़ा हम्बल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम बिलीव नहीं करते, बीइंग मुस्लिम्स, हम नहीं कहते कि जो डार्विन की थ्योरी है, आपको पता है ना, डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन की थ्योरी है, एवोल्यूशनरी, जिसमें कि वो आपको बताता है कि पहले हम बंदर थे, फिर इंसान हो गए, फिर उसने कहा जी फलाँ चीज़ें ऐसी होती थी, अब ये हो गई हैं। ठीक है, चेंजेज़ बहुत आई होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये आइंस्टाइन की उसकी मैं डार्विन की बात कर रही हूँ, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता इंसान तो मंकीज़ नहीं हो सकते ना, पहले थे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि जिराफ जैसे हैं, जिसे आप ज़राफ़ा कहते हो, उसकी जो नेक है पहले छोटी थी, फिर उसकी नेक जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अब लंबी गर्दन वाले आपको मिलते हैं, या फ्रॉग्स जो उनकी टेल्स थी, अब टेल्स खत्म हो गई है, ये हो सकता है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस जेनेटिक चेंजेस की वजह से। और वैसे भी तो आप देखो ना कि हमारे अ, हम सारे जो लोग हैं इंसान, हम कितने फ़र्क-फ़र्क शक्लों के हैं। एक अगर आप जर्मनी से बंदा एक उठा के उसको देखें, इजिप्ट से उठा लें और एक बंदा आप अफ्रीका से उठाएँ, तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है सबकी अपीयरेंस में। तो ये सारा जेनेटिक जो आपका चेंजेज़ है वो तो आती रहती है। तो ये बात हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक है और लिखा है कि एवरी कंपोनेंट जो है वो अफेक्ट होता है, दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक टर्म हम यूज़ करते हैं ना, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि अगर एक चीज़ खराब हो जाए तो दूसरी भी चीज़ें उसको ले डूबती हैं। जैसे अगर आपने एक टाइलें ज़मीन के ऊपर आपने खड़ी की हुई है स्ट्रेट-स्ट्रेट, और एक टाइल को गिराएँ तो सारी उसको लग-लग के गिर जाएँगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके कंपोनेंट्स हैं और आपके कंपोनेंट्स में आपको याद है कि हमने इसको, जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हम हर्टा मर्फी की जो बुक है उसके मुताबिक उसको करते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो उसमें क्या है। तो उसके लिए हम एक मॉडल यानी कम्युनिकेशन मॉडल हम देखते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन, ये हर्टा मर्फी की बुक रिकमेंडेड उसमें से लिया था मैंने, आपको मैंने बताया था। उसने इन सारे कंपोनेंट के नाम है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें सेंडर, आपका रिसीवर, जिसे सेंडर को एनकोडर और रिसीवर को डिकोडर कहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट माहौल सराउंडिंग व्हिच इज़ आउटसाइड द वर्ड्स,
जो वर्ड्स आप बोल रहे हो उसके बाहर क्या है, और वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक लिखा हुआ है ब्रॉड फील्ड है। ये इतना ब्रॉड फील्ड है कि यू नेवर नो कि आपके दिमागों का कॉन्टेक्स्ट है, इस जगह जगह की वजह से है कि जगह ऐसी है, या आपकी जो है लोगों की मौजूदगी आपको मैटर करती है, या हालात ऐसे हैं, जैसे कहते हैं ना एक चीज इमीडिएटली आपने फौरन करनी है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं इसको भी, कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो असर करता है, उसकी वजह से डायरेक्टली आपका मैसेज जो है वो उस पर असर हो जाता है, फर्क पड़ जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। और जो चीज एक लूप आपको जोड़ के रखता है रिसीवर से सेंडर को, वो है फीडबैक, जो किसी भी शक्ल में हो सकता है, ओरल, रिटन, आपका साइलेंस, आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और मीडियम जो है वो आपका असल में, हमने पढ़ा था कि मीडियम और चैनल जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन मीडियम जो है वो थोड़ा, आप उसको छोटी टर्म कहेंगे और चैनल को बड़ी टर्म कहेंगे। और मैंने आपको सिखाया था कि जो चैनल होता है एक रूट है, एक रास्ता है, जो कि उस वो हम मेन इस्तेमाल करते हैं। और मैंने मिसाल आपको दी थी इंटरनेट की, कि अगर इंटरनेट आपका एक मेन चैनल है तो बहुत सारे मीडियम इस्तेमाल करते हो। मसलन आप ईमेल करते हो उसी को यूज करके, व्हाट्सएप करते हो उसी को यूज करके, इंस्टाग्राम पे आप करते हो बात उसी को यूज करके, और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इंटरनेट को यूज करके करते हो। तो ये सारे आपके डिफरेंट मीडियम हैं, या ब्लॉग्स हैं, जैसे आप ऑनलाइन जो ब्लॉगिंग करते हैं लोग, या वेबसाइट्स हैं, वो सब एक मीडियम है और इंटरनेट चैनल को यूज करता है, ठीक है। और इसी तरह मैसेज जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, कंटेंट है जो आपको मैसेज को आगे लेके जाता है और आपकी आइडियाज को देता है। और ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सेंडर का एजुकेशन, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हर्टा मर्फी की बुक में एग्जैक्टली लिखी हुई है, और उसका बैकग्राउंड, ये सारा कुछ जो है मैटर करता है सेंडर का मैसेज को कंपोज करने में। और यही चीजें मैटर करती है रिसीवर को मैसेज को रिसीव करने में। और रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है, डीकोड करता है, ही टेक्स मीनिंग्स आउट ऑफ द मैसेज, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देखते हो। इसके बाद कंपोनेंट्स में आगे अलग अलग, सेंडर एक पर्सन, एक ग्रुप, एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। और आपको मिसाल दी थी, एक आईटी हेल्प डेस्क है जो आईटी सपोर्ट देता है आपको ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप कोई कॉल करेंगे, आईटी के लोग कॉल सेंटर में बैठे होंगे, वो आपको मदद करेंगे, आपको बताएंगे जी अब अपना मॉडेम को यूं कर लीजिए, लाइट ऑफ कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, रात के 1 बजे कॉल करो, 2 बजे करो, वो आपको मिल जाते हैं। 24/7 वो आपको अवेलेबल होते हैं। और उन्होंने सारों ने एक ग्रुप ईमेल शेयर की होगी, तो सारे सेंडर उसी ईमेल एड्रेस को यूज करके, कोई मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिसकी ड्यूटी जिस वक्त होती है, उसी ईमेल एड्रेस से, आईडी से, वो अपने कस्टमर को मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने यह मिसाल मैंने आपको कहा था उस वक्त, इस वक्त इतना ज्यादा डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ के ऑडिट रिपोर्ट लिखा हुआ है, ये ब्ला ब्ला सारा कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ ये है कि जो एक खत आता है, अगर बैंक की तरफ से आता है तो लिखता तो एक ही बंदा है, लेकिन वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम बैंक को ही सेंडर कहेंगे, उस बंदे को नहीं कहेंगे जिसने भेजा है, ठीक है। तो इस तरह एक आपको ट्रिकी सवाल आ सकता है कि पूरा ग्रुप भी एक सेंडर है। Same is the case with a recipient decoder. That can be the same way. A person, a group, a team, organization. जैसे एक ऑडिट टीम होती है जो ऑडिट करनी आती है, तो उसके जो सीनियर होता है उसी उसी के साइन होते हैं ना। तो वो एक फर्म को ऑडिट करती है, कंपनी को ऑडिट करने आती है, जो फर्म्स होती हैं ऑडिट की। तो ये आपको, यानी इट इज द आइडिया ऑफ अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ये कॉन्सेप्ट है, इसे डिकोडर भी आप कहेंगे और एनकोडर। मैसेज की डेफिनेशन इज एन एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट, इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द सोर्स एनकोडिंग, यानी जो सोर्स एनकोड कर रहा है वहां से आपको मैसेज आता है। और मैसेज को बहुत ही अकॉर्डिंग टू पर्सन बनाना चाहिए, और ताकि वो समझ सके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और 7 C's में भी इसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। इसके बाद है चैनल मीडियम। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल इज अ रूट, और अजान जरा हो रही है, 1 मिनट।
जी बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अ, ये आपको जो आपने देखा है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, पोस्ट और नोटिस बोर्ड, ये सारे चैनल्स के उन्होंने कहा है कि नाम है। और आप मीडियम एक लेटर है जिसको आप किसी भी चैनल को यूज करके आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल इज द ब्रॉडर टर्म। इसके बाद फीडबैक है, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर है, और उसकी इंटरप्रिटेशन को वो डिटेक्ट आप कर सकते हो उसके जरिए जो फीडबैक दिया कि इसको कितनी समझ आई है बात की। तो फीडबैक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है जो आपकी कम्युनिकेशन के लूप को, उसकी साइक्लिक जो है उसको वो क्लियर करता है, यानी उसको साइक्लिक बनाता है। कॉन्टेक्स्ट जो है उसके लिए मैंने आपको ये चूंकि सीए की बुक से थोड़ा सा मटेरियल था और मैंने आपको डिटेल खुद बता दी थी कि कॉन्टेक्स्ट जो है सेटिंग जो है जिसमें कि कम्युनिकेशन आपकी होती है, इज अ बैकग्राउंड और सेटिंग जिसमें कम्युनिकेशन होती है। और हमने ये भी देखा था कि ये सेटिंग सिर्फ ये नहीं कि वो जगह क्या है, बल्कि इस चीज की भी है कि आपकी अपनी अंदर की कैफियत क्या है, आपकी अपनी जो है फील क्या है किसी चीज के बारे में, या लोगों के मौजूद या ना मौजूद होने से। एक तो हमने ये चीज देखी। दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये देखी है यहाँ पर कि कॉन्टेक्स्ट बहुत तरह से लोगों को और कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। एक फॉर्मल फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है। उसका मतलब ये है कि लोग जो हैं एक ऑफिस में बात कर रहे हैं, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें स्लैंग यूज ना करो, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज ना करो, ठीक है। और इनफॉर्मल है जब आप दोस्तों और अपने घर वालों से बात कर रहे हो, तो आप इतने मैनर्स का ख्याल करना या बहुत ही सोच के बात करना, ये लफ्जों की सिलेक्शन के बारे में सोचते रहना, आप ऐसा नहीं करते। आपका अक्सर जिसे कहते हैं ना, इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन, आपको पिक करना पड़े, तो फॉर्मल को आप कहेंगे डेलिब्रेट और इनफॉर्मल को कहेंगे स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन 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 कॉन्फिडेंशियल में आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जैसे किसी क्लाइंट का डेटा है, पेरोल डेटा है, किसी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, ये कंपनी का रेवेन्यू कितना आता है, ये उसका इंटरनल मामला है, इसे कॉन्फिडेंशियल यानी खुफिया कहते हैं। और नॉन कॉन्फिडेंशियल होता है जब आपने किसी चीज को अनाउंस कर दिया है। और नॉन कॉन्फिडेंशियल वो सारी चीजें होती हैं जो आप पब्लिक कर देते हो। लफ्ज पब्लिक का मतलब है अनाउंस करना, दूसरे लोगों को बता देना, जिसे आप पब्लिकेशन भी कहते हैं कि आपने थर्ड पर्सन को कोई चीज बता देना, इसे कहते हैं पब्लिक करना। और ये जो लफ्ज मैं बोल रही हूँ पब्लिक करना, ये हर्टा मर्फी की बुक में बड़ा प्रोमिनेंटली उसने इस्तेमाल किया इस चीज को, ठीक है। और वहां से ही लफ्ज निकला है पब्लिसिटी, कहते हैं ना शोहरत हो गई किसी चीज की, वो वहां से ही लफ्ज निकला है पब्लिक से। और पब्लिक जो कहते हैं ना लोगों को, अवाम को पब्लिक कहते हैं, ये भी लफ्ज वहीं से निकला है। तो पब्लिक का मतलब है मेरा और आपका मामला है, किसी तीसरे बंदे को बता देना, यू आर डूइंग इट, लाइक क्या कर रहे हो उसको पब्लिक कर रहे हैं। तो पब्लिक जो हो जाता है वो नॉन कॉन्फिडेंशियल होता है। इसी तरह कॉन्फिडेंशियल मैटर हो सकते हैं कि अगर आपने किसी को इंडिविजुअली वार्न करना है, आप किसी बॉस ने जूनियर को, तो उसको फिर कॉन्फिडेंशियली करें। उसको या तो बिल्कुल ही कोई सील करके लेटर आपने भेजा है वो हो सकता है, या फिर उसको खुद बुलाकर, सेंसिटिव है तो आप फेस टू फेस बात करें। इसके बाद अर्जेंट वर्सेस नॉन अर्जेंट को बताया था कि अगर आपने फौरन के फौरन किसी यानी अनाउंसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ ये सीए की बुक में है कि अगर आपने बिल्डिंग खाली करानी है कि कोई हरिकेन या कोई सुनामी खुदा ना खास्ता आ रहा है या जिलजिले का कोई डर है, तो आपने अपनी बिल्डिंग को इवैक्यूएट कराना है, तो अर्जेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया है, इसको पहले कर लो। और अगर आपने लोगों को ये आज लेक्चर देना था कि कंप्यूटर पे बैठने का तरीका क्या है, किस तरह से बैठो, तो वो आप अभी ना दो क्योंकि वो इस वक्त अर्जेंट नहीं है। और इसके बाद है इंटरनल एक्सटर्नल का, कि आप इंटरनल कोई भी मामला हो सकता है, जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन ये भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर एचआर के लोग हैं, अकाउंट्स के लोग हैं, आपका जो है कंपनी में जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, आपकी टाइमलाइंस क्या है, क्या आपने स्केड्यूल क्या है, ये सब इंटरनल मामला है। और एक्सटर्नल मामला है जब आप बाहर के लोगों से मिलते हैं। और जो सीए की बुक है उसमें उन्होंने दो कंपनीज के नाम भी लिखे हुए हैं, जिसमें ब्लूमबर्ग और रॉयटर, दो एजेंसियां हैं जो कि इंफॉर्मेशन ब्यूरोज होते हैं ना, जो करते हैं। ब्लूमबर्ग आपने नाम जरूर सुना होगा। ये मार्केट ट्रेंड बताते हैं कि पैसे जो है स्टॉक में जैसे लोग पैसे लगाते हैं ना, शेयर का क्या ट्रेंड है, इस वक्त स्टॉक मार्केट कहाँ है,
उसके उसकी न्यूज़ भी देते हैं। पहले तो सिर्फ़ वही देते थे, अब वो ख़ैर एक बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर गए हुए हैं। तो एक्सटर्नल खबरें हैं, गवर्नमेंट की से पढ़ो लो खबर, एक्सटर्नल खबर है। तो इसी तरह वो यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके मुताबिक आपने अगर एक बाहर भेजना है तो लेटर दे दो, अंदर कोई खबर देनी है तो मेमोरेंडम दे दो। तो सर्कुलर दोनों इस्तेमाल होते हैं, बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। लेकिन मेमो कभी भी बाहर नहीं होता, याद रखिएगा। लेटर भी अंदर इस्तेमाल हो सकता है कंपनी के, जैसे मैंने अभी बताया वार्निंग लेटर है, सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करनी है उसका लेटर है, ठीक है। तो ये आपको आई बिलीव की चीजें जो है क्लियर हो रही हैं काफी। इसके बाद यहाँ पर कुछ हेडिंग्स है, मैंने लिखा था यहाँ पर कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। एनकोडिंग बहुत आसान है, आप लोगों ने जिन्होंने पहले पढ़ लिया हुआ है, जो नहीं पढ़ा वो देख लें कि आप अपने मैसेज को वर्ड्स या इमेजेस में आप डाल देते हो, उसको कहते हैं एनकोडिंग। अब वर्ड यूज करना है तुमने, कोई इमेज बना के भेजनी है, किसी को स्माइली देना है, किसी को थम्स अप देना है, ये तुम्हारी मर्जी है। तो तुम अपने मैसेज को एनकोड कर रहे हो, और डिकोड करने वाला उसी मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, रिसीव करेगा, और फिर वो अपने ट्रांसलेट कर लेगा अपने तरीके से। कुछ लोगों को कितनी बीमारी होती है, ऐसे हमारे देसी लोगों को स्पेशली, कि वो फौरन के फौरन हमें ना ट्रस्ट हम लूज कर लेते हैं। जरा सा कोई मैसेज किसी ने नहीं दिया या कोई ऐसी बात, देखा उसने क्या किया, उसने ये किया, हम ऐसे करते हैं, वो क्या होती है, हमारी डिकोडिंग घटिया होती है उस वक्त, हम सही तौर पर किसी को नहीं समझ पाते। और कई दफा एनकोडिंग भी ऐसे ही लोग कर लेते हैं, दे डोंट केयर अबाउट कि क्या आपका अगले बंदे का लेवल क्या है या आपसे कितना सीनियर है, उस चीज को नहीं सोचते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलस का एक और ये एक समझ लें कि एक और एक कैरेक्टर है कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर। और स्टिमुलस दो तरह की है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा पैराग्राफ में। इंटरनल जो होती है वो आपके अंदर से उठती है, एक नीड उठती है, एक फील उठती है कि मुझे मैसेज बनाना है या इस चीज का वक्त है। और एक्सटर्नल होती है जो कि बाहर से आती है, मसलन किसी ने नॉक किया, किसी ने खत भेज दिया, किसी ने कॉल कर ली, ये सब एक्सटर्नल होते हैं। तो ये दोनों ही आपको ट्रिगर करते हैं। स्टिमुलस क्या करती है, आपको ट्रिगर करती है। अगर किसी को इसकी उर्दू मालूम करनी है तो उर्दू में इसको मुहर्रिक कहते हैं। और मेरा ख्याल है कि बायोलॉजी वाले लोगों ने, इसको मैं पहले ही बताया था, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी आपने पढ़ी हुई है कि आपको एक स्टिमुलस मिलती है और आप उसका रिस्पांस कैसे देते हो। तो ये एक स्टिमुलस आपको होती है, उसके बगैर मैसेज बन ही नहीं सकता। अंदर से खबर आएगी आपको, दिल से आएगी कि ये कर लो, और या फिर आपको बाहर से कोई ना कोई आपके साथ राब्ता करेगा, तो इससे आप बात करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात में, 70% ऑफ आवर वेकिंग आवर्स हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। कि आपने 70% जो है, आप अगर जाग रहे हैं ना, तो उसका 70% टाइम आपका कम्युनिकेशन में गुजरता है। ये लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो और करते हो। सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, क्योंकि इतना कहाँ हम कर रहे हैं। अगर आपसे, जैसे हम लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा इतना बोलते भी नहीं है। लेकिन हाँ, टीचर्स को कहो, तो बेचारे बोल बोल के फारिग हो गए हैं, वो बोलते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो आप लोग ज्यादातर सुन रहे होते हो। तो ये आपने इसमें देखा। और कम्युनिकेशन जो है वो इनएविटेबल पार्ट है, हमेशा रहती है। ये भी आगे जाके दोबारा से पढ़ेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आपको वो देख पढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ये सीए की बुक से है, ये मैंने सारा मिक्सचर किया हुआ है और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ये सिर्फ एक, मेरी एक फील है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप सारे लोग मुझे ये सुन रहे हैं, पास हो जाए इंशाल्लाह। और यूं है कि मेरे, मुझे एक कहते हैं ना, एक मुहावरा अंग्रेजी का कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आप बेस्ट की होप रखिए, लेकिन वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए हम हर तरह से, जो मैं समझती हूँ कि ये मटेरियल आप पढ़ लो, क्योंकि जो आपकी बुक्स हैं, आपके पास जो बुक्स हैं आईसीएमए से, जो ज्यादा अभी तक जो मुझे मिली है, लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसमें बहुत हम्बल सा लिखा हुआ है, जो कि कवरेज नहीं देगा आजकल के ट्रेंड को। शायद कब कुछ देर से किताब नहीं कोई बनी, इसकी वजह ये हो सकती है वहां पे। लेकिन यानी जो आईसीएमए की एक्चुअली वो पर्सनल, यानी आईसीएमए ने अपनी अपनी ऑफिशियल नहीं किया हुआ, वो वैसी सपोर्टिंग रेफरेंस किताबें जिनका मैं भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास है, कम्युनिकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी सच होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए, क्लियर होनी चाहिए,
लैंग्वेज का इस्तेमाल ठीक करो, उसके लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो, अपने वर्ड्स को टेबल और ग्राफ और इमेज से आप सपोर्ट करो, और टेक्निकल जार्गन और टर्म्स जो हैं उनको यूज ना करो कि वो जब तक ये जरूरी ना हो। और जार्गन के ऊपर आपको बहुत सवाल आता है, और ये हम नॉइज में भी पढ़ेंगे, दैट क्रिएट्स सिमेंटिक नॉइज। तो टेक्निकल जार्गन या खाली जार्गन लफ्ज, इसका मतलब ये है कि ऐसी टर्म्स जो किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन, वर्ड डिसिप्लिन का मतलब होता है फील्ड, एक स्पेसिफिक फील्ड या सब्जेक्ट की हैं, जो उसी फील्ड के लोग समझते हैं, दूसरे फील्ड के लोग उसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए अवॉइड करो ताकि एम्बिग्विटी ना आए, और हमारा मकसद है कम्युनिकेशन को फ्लो में लेके जाना। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की पर्पजेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, जिसकी जगह पे लोग कहते हैं ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह सकते हो। डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, इसकी जगह पे तुम कह सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, या पास ऑन करना इंफॉर्मेशन को हो सकता है। तो आपने डिसैमिनेट किया है, या आप लोगों ने खबर देनी है लोगों को, तो उसे डिसैमिनेटिंग कहेंगे। मेंटेनिंग रिलेशन का मतलब है कि हम चूंकि को वर्कर्स अपने साथियों के साथ होते हैं, क्योंकि हमने आगे जाके ये पढ़ना है इसी में कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल अरेंजमेंट होती है, यानी लोग एज अ सोसाइटी वहां पे काम कर रहे होते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं अपनी वर्कर्स, इसलिए हमें उनके साथ अच्छे रिलेशन भी बनाने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसपे आपको बहुत सवाल आते हैं। एनी सर्कमस्टांस दैट, यानी एक ऐसे ये टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है, ये किसी किताब को उठा लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ा चुकी हूँ, बीएससी ऑनर्स से लेकर एम कॉम, एमबीए, पंजाब यूनिवर्सिटी का, जीसी का, जो भी आप ये जो कोर्सेज हैं उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि इससे क्या आपका जो है ना, इससे क्या मुराद है, कि और कैसे कैसे ये सवाल आते हैं। उसमें हमने ये देखा कि जस्ट अ मोमेंट। जी, आई एम सॉरी। मैं बता रही थी आपको कि ये ऐसा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। बैरियर क्या है? बैरियर की डेफिनेशन है एनी सर्कमस्टांस, ऐसे हालात जो प्रिवेंट करें, हिंडर करें, रुकावट डाल दें, चेक कर लें, एक लफ्ज चेक भी होता है कि प्रोग्रेस को चेक कर लें, जैसे लोग कहते हैं ना, तो वो चेक कर लेते हैं आपकी इंटेंडेड जो इरादा रखते हो कम्युनिकेशन का, वो आपकी नहीं पहुंच पाती रिसीवर पर। उसके लिए आपने यहाँ पर फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर हमने कहा इश्यूज इन द रिलेशनशिप आ सकते हैं। हम बाइस्ड हैं, ये लफ्ज बाइस्ड, बाइस्ड का मतलब आखिर में लिखा है ना इस लाइन की, बाइस्ड का मतलब होता है कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप फेवर कर रहे हैं किसी को, किसी के अगेंस्ट जा रहे हो, उसको बाइस्ड होना कहते हैं। तो इस तरह अगर आपके रिलेशन है तो कम्युनिकेशन नहीं होने वाली, बहुत बड़ा रुकावट है। दूसरा रुकावट जहां पर हमने पढ़ी है, नॉइस। नॉइस की डेफिनेशन है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो डैमेज करती है आपकी मैसेज को, और इट इज, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, जो आप इंटेंड करते हो, वो यानी इरादा रखते हो, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता। उसके लिए आपके पास, यहाँ से हम पढ़ेंगे फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस क्या है? एक्सटर्नल टू द स्पीकर एंड लिसनर, यानी ना मैंने कुछ प्रॉब्लम की ना आपने की, बल्कि इर्द गिर्द जैसे भी देखें, कभी कभार आपको जहाज की आवाज आती है मेरे पीछे से, अगर नोटिस आप करो, या कोई आप ट्रैफिक की आवाज आती है, तो ये सारी क्या है, डिस्टर्ब करती है उस फिजिकल जगह को। और ना सिर्फ आवाजें आना, इसके अलावा लाइट का कम ज्यादा होना, टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना, ये सारा कुछ क्या है, फिजिकल नॉइज है। और साइकोलॉजिकल नॉइज आ गया, जो आपके अंदर की क्वालिटीज है, या आपके उस वक्त की कैफियत है, कि जी आप के अंदर जो है, यानी आपकी पसंद नापसंद होना, जैसे लिखा है ना, बैटलिंग विद प्रेजुडिस, कि आप किसी बंदे को पसंद नहीं करते, उस वक्त आपके दिमाग में एक लड़ाई चल रही है कि मैं इसकी बात सुनूं कि ना सुनूं, ये क्या फजूल आके खड़ा हो गया है, इसकी मैं क्या तकरीर सुनूं। ये सारी चीजें जो है,
आपका साइकोलॉजिकल नॉइज है आपकी, इसके अलावा आपका दिमाग का कहीं टिकना ना, वॉन्डरिंग ऑफ माइंड, आपका प्री ऑक्यूपेशन, पहले से आपके दिमाग में कुछ चल रही है, कोई मसला चल रहा है, तो सारा कुछ इट इज रिलेटेड टू डिस्टर्बिंग योर थॉट्स, इट इज डिस्टर्बिंग योर ब्रेन, योर माइंड, उसको कहेंगे साइकोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल, स्पेलिंग का ध्यान कीजिएगा, फिजियोलॉजिकल, इट इज रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी, बॉडी, जिसमें थकावट है, सर में दर्द है, स्टमक में प्रॉब्लम है, भूख सख्त लगी हुई है, ज्यादा खाना खा लिया है, बहुत सारे मिसाइल जो हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम करेंगे। इसे फिजियोलॉजिकल एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन ये नॉइज क्रिएट करती है। इसके बाद है सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक आपको बताया था, साइंस ऑफ मीनिंग्स को कहते हैं, और मीनिंग्स का शोर है। एक मीनिंग का शोर हो गया जार्गन की वजह से, वो यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है, और दूसरा मीनिंग का शोर हो सकता है कि एक कल्चर में एक चीज को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है और आपके यहाँ कुछ और किया जाता है। अभी मैं सुबह एक क्लास पढ़ा रही थी, तो मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपके यहाँ और कुछ है, मेरे यहाँ कुछ और है, तो वो भी समटाइम्स आपको सिमेंटिक नॉइज क्रिएट करता है। जैसे मैंने उनको मिसाल दी थी ओल्ड होम्स की, कि जब भी आप ओल्ड होम्स के बारे में सुनते हो तो आप अक्सर सोचते हैं कि जो बहुत ही बदतमीज किस्म के बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को बूढ़े हो जाते हैं उठाकर ओल्ड होम्स में फेंक देते हैं। हमारा ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में चले जाओ तो उनसे अगर पूछे तो वो समझते हैं कि ओल्ड होम उनको भेजा जाता है जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, पेरेंट्स के बच्चों के पास, या गवर्नमेंट उनको बहुत अच्छी तरह से टेक केयर कर सकती है। क्योंकि वहां पर आज से कई 100 साल पहले की बात आप कर लो, कि वहां पे तो बड़ी देर की जो लोग हैं वो खवातीन और मर्द जो हैं वो जॉब पे होते हैं, और अगर बूढ़े लोग जो अनअटेंडेड घर में रह जाएं, उनका ये ख्याल है ज्यादा बेहतर है कि वो ऐसी जगह पे हों जहाँ पे डॉक्टर्स भी देखते हैं उनको, वो अपने जैसे और लोगों के साथ मिंगल करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है बुरी, लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमागों में सिमेंटिक नॉइज क्रिएट करती हैं और कल्चरल डिफरेंसेस को भी क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा आपको आएगा सिमेंटिक नॉइज या कोई टेक्निकल टर्म्स जो कि आपको, यानी जार्गन सॉरी, और टेक्निकल टर्म्स जो आपको सिमेंटिक नॉइज क्रिएट करेंगे। अभी बैरियर का टॉपिक चल रहा है, बीच में से नॉइज का अलग से पढ़ाया आपको। कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, आप एक बंदा कंफ्यूज, मैसेज नहीं क्लियर है, कंफ्यूजिंग है, आपको समझ नहीं करना क्या है। और कॉन्फ्लिक्टिंग जो होता है ना, वो होता है कि पहले एक बात करना और उसी के ही मुतालिक दूसरी है। मिसाल तो मुझे आपने कहना है काम, पहले कहा है कि ये पूरा कर लो रिपोर्ट अभी, उठ आप अभी करके जाइएगा, आधे घंटे तक मुझे चाहिए। साथ ही आप कह देते हैं कि वो जी आए हुए हैं, बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं दो साहब, उनको मिल लीजिए। भाई मैं ही इंसान हूँ, अभी आपका मैसेज कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। आपने अभी मुझे रोका है कि आप रिपोर्ट तैयार करें और साथ ही मुझे कह रहे हैं वहां चले जाएं, और कह के आप चले गए, शायद आप घर को निकल लिए, मैं क्या करूं? तो ये होता है कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, जो एक ही वक्त में डिमांडिंग होता है। उसके बाद है रॉन्ग चैनल का इस्तेमाल हो गया, ये भी समझ में आ जाएगा। डायग्राम भेजनी थी तो लिख कर भेज दिया है, लिख कर भेजना था डायग्राम दे दी है, और भी कुछ और तरीके हो सकते हैं। इंटरप्शन आ गई, आपको डिस्ट्रैक्शन आ गई है मैसेज के दौरान, रिसीवर फीडबैक नहीं देता, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, यहाँ तक कि कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब है कि आपने मुझे ये कहा कि ऐसा करना है और आप कह के चले गए, अब मुझे कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता कि वो जो लोग हैं उनको नहीं इग्नोर करना, चाहे शाम तक आप रिपोर्ट तैयार कर लेना, भाई बता के तो जाओ, मैं करूं तो क्या करूं? तो इस तरह आपके पास कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती, कि पूरी डिटेल माहौल की इंफॉर्मेशन नहीं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। फॉल्टी सिस्टम मोबाइल फोन का, स्टीरियोटाइपिंग असम्पशन का मतलब है कि आपने एज्यूम कर लेना है कि फला चीज ऐसी है पहले से। स्टीरियोटाइपिंग करना, जनरल ओपिनियन लगा देना, जनरल आपके पास जो एक है ना आइडिया, वो लगा देना। और आपने स्टीरियोटाइपिंग डिटेल में मैंने पढ़ाया है कि जैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि खवातीन जो है इमोशनल होती हैं और बंदे जो हैं वो बहुत स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो हैं वो आर्ट में अच्छी हैं, बॉयज जो हैं मैथ में अच्छे होते हैं, ये लोगों का ख्याल है, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपने पहले स्टीरियोटाइपिंग कर लेनी कि जो मेरा रिसीवर है वो इस तरह की कैफियत में है या उसको अंडरस्टैंडिंग इतनी है, इसको स्टीरियोटाइपिंग करेंगे। टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल अभी बता दिया। पुअर लिसनिंग स्किल है, तुम्हारी अटेंशन नहीं देते हो, सिलेक्टिव हेयरिंग करते हो, वो सुनते हो जो तुम्हें पसंद है, वो सुनते हो जो तुम्हारी नीड्स के मुताबिक है। उसके बाद है यहाँ पर नॉन वर्बल साइन कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल, यानी तुमने जो
वर्बल नॉन वर्बल साइन दिया, यानी अगर वादा किया या तुमने किसी चीज के लिए कमिटमेंट शो की, लेकिन तुम्हारा जो सर है या तुम्हारा चेहरा उस चीज की अक्कासी नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है एक वक्त में किसी इंसान को इतनी इंफॉर्मेशन का होना कि वो उसके साथ ना कर सके, क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस ना कर सके, यानी उसके साथ वो इंसाफ ना कर सके। इसके बाद है डिफरेंस इन एजुकेशन या सोशल बैकग्राउंड या कल्चरल डिफरेंसेस। अभी मैंने आपको बता दिया कि कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, अभी नहीं बताया मैंने आपको, वो जो ओल्ड होम्स वाली बात है, ये इस तरह, ये सारी बातों से आपका क्या होगा, आपका बैरियर आ जाएगा, आप बात नहीं करना पसंद करोगे। और यहाँ पर कुछ साइन भी लिखे हैं कि नॉन वर्बल आपके साइंस हैं, थम अप करना है। कुछ कंट्रीज हम कहते हैं कि जबरदस्त, और ग्रीस के लोग, यूनान के लोग, नाइजीरिया, अफगानिस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो है दैट्स रॉन्ग, यू कांट डू इट इन पब्लिक। इसके बाद सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज चूंकि फर्क है, तो उनकी जब मेरी और आपकी अगर लैंग्वेज फर्क है और हम कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे, यानी जैसे अंग्रेजी हमारी कॉमन लैंग्वेज है और वैसे ही आपकी मदर लैंग्वेज कुछ और है, मेरी कुछ और है, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आनी, मेरे पास इतने अल्फाजों की क्वालिटी नहीं है या सिलेक्शन नहीं है, वो आपके पास नहीं है, आपके सेट ऑफ वोकैबुलरी फर्क है, ठीक है। उसके बाद है कि रेसिपिएंट बाइस्ड है, और अभी मैंने आपको पहले ही बाइस्ड होने का बता दिया है। उसके बाद है आपका फिजिकल डिस्टेंस, कि कराची, यानी जैसे यहाँ के कराची का लाहौर का इतना फर्क नहीं आपको महसूस होगा, यहाँ पर ज्यादा, हाँ सन लाइट होता है ना कि सन इतने बजे बंद होता है और यानी सेट होता है, वो तो फर्क है, लेकिन बाहर के मुल्कों का बहुत ज्यादा फर्क है, कितने कितने जो है घंटों का फर्क होता है, 10-10 घंटों का, तो दिन और रात का फर्क होता है, लोग डिफरेंट टाइम जोन में होते हैं, यहाँ पे लगता है डिफरेंट टाइम जोन के लोग हैं, ठीक हो गया। और फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पर, ये हो गया। फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिल्टरिंग के दो मतलब, डेलिब्रेट खुद से जानबूझकर, सुप्रेशन दबा देना, मैनिपुलेशन अपनी मर्जी से बढ़ा देना खबर को, बात को, ताकि रिसीवर को फेवरेबल लगे, रिसीवर के पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करती हो, इसे फिल्टरिंग कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है सिलेक्टिव परसेप्शन में, इसका मतलब होता है कि आप, ये बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है, मैं इसको आसान लफ्जों में समझा देती हूँ, कि आपके इर्द गिर्द हर वक्त बम्बार्डमेंट हो रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको कहेंगे स्टिमुलस, प्लूरल को कहेंगे स्टिमुलाई, बहुत सी स्टिमुलाई आ रही है। अब आप उसे सिलेक्ट करोगे जो आपके दिल को भाती है, आपकी नीड्स के मुताबिक है। जैसे आप किसी चीज का बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, किसी फोन का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही बेल बजी आप भागे, तो दिस इज व्हाट, अदरवाइज तो बेल्स कितनी हो आप उठे भी ना। तो ये सारा कुछ है कि जो रेलेवेंट चीजें होती हैं वो आप उसको पिक करते हो, और जो इररेलेवेंट होती है उनको जाने देते हो, इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। ये आप डेलिबरेटली नहीं करते, आपसे हो जाती है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज फर्क है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके अंदर लिखा है, खुद ही डिसाइड कर लेता है, सब्जेक्टिवली डिसाइड करता है, अपनी पसंद से करता है। फिर इसके बाद ये अभी कल वाला जो है उसमें भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि इसकी रिवीजन जो हो असल में कल हम करेंगे। ये आपकी जो वही रेफरेंस बुक है आईसीएमए की, उसमें से कुछ लिखा था तो मैंने इसमें डाल दिया। When communications refer to an organization context, it is known as organization communication। यानी जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बात करेंगे, उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके लिए यहाँ पर आपके पास है कुछ वर्ड्स हैं, कुछ यहाँ पढ़ लेंगे और कुछ जो है वो कल। एक मिनट, मैंने इस पेज को मैं ख्याल है ज्यादा ऊपर कर गई हूँ नीचे, जस्ट लेट मी चेक। ठीक हो गया। अब हम ये वाला जो इतना बार बार लिखा हुआ है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो जनरल क्लासिफिकेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। याद याद है ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हर एक बुक में लिखा हुआ है, दुनिया की हर किताब में लिखा हुआ है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल चैनल को फॉलो करती है। अभी हम कल पढ़ेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे लिखा है स्केलर चेन ऑफ कमांड, इस लफ्ज को याद रखिएगा। कम्युनिकेशन एक एक चेन ऑफ कमांड की पूरा एक स्केलर चेन होती है, यानी किसने किससे बात करनी है, कौन किस रैंक पर है,
वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। और फॉर्मल के अंदर पहला पार्ट है, जैसे वर्टिकल कहते हो, वर्टिकल को आप लेते हो डाउनवर्ड अपवर्ड लेते हो, इकट्ठा कलेक्टिवली लेते हो, उसे वर्टिकल कहते हैं। डाउनवर्ड सबऑर्डिनेट जूनियर से करता है, जूनियर सीनियर से करता है, उसे अपवर्ड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हो, और लेटरल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक लेवल के लोग होते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पीयर टू पीयर, और साथी से साथी कोवर्कर एक रैंक के लोग। फिर उसके बाद एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन का जिक्र आपकी किताब में लिखा है, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं इतना पूछता। ये होता है कि जब आपने आमने सामने बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसे आप इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कहते हो। जब आप इंटरैक्ट करते हो, आप लोगों के साथ बातचीत करते हो। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये मैं आपको यहाँ कुछ कुछ लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑफिशियल चैनल को नहीं रिकॉग्नाइज करती, ऑफिशियल चैनल या ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं करती। इसको ग्रेप वाइन कहते हैं। ये अपनी मर्जी से उस तरफ फैलती है जिस तरफ लोगों का रुझान होता है। रूमर इसको कहें, गॉसिप्स कहें, ये भी इनफॉर्मल है। और इसके अलावा हर डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है, और बहुत अक्सर ही तेजी से फैलती है। और ये एक किसी हायरार्की को फॉलो नहीं करती, यह आपने देखना है। और उसके बाद ये जो पार्ट है दोबारा से, ये आपकी बुक के अंदर था। अगर आपने इसको दिल चाहे, अगर जिनके पास बुक है वो इसको रीडिंग करना चाहें तो कर लें। मगर इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये तो एक जनरल बात है, इस पर हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। अब हमें पूरी जब सिलेबस पढ़ लिया है तो हमें अच्छी तरह समझ आ गई है कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह हमें लोगों को सोशलाइज करने में हेल्प करती है, हमारा एटीट्यूड डेवलप करती है, बेहतर करती है, हमारे बिहेवियर की इंप्रूवमेंट करती है। अगर हमारे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, तो एक हम टर्म फिर पढ़ेंगे, अगर ना भी अभी तक आपके सिलेबस में ना हुआ तो मैं सिर्फ समझा देती हूँ। उसे कहते हैं यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, बल्कि कहते हैं टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस बात का मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ना आपका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर सेंडर हूं, तो बीइंग अ सेंडर, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम मेकिंग इंफॉर्मेशन according to the need of the receiver. And if I am a receiver and you are giving me information, I take the responsibility. आपकी किसी भी चीज को मैं गलत नहीं पिक करूंगी, मैं ट्राई करूंगी मैक्सिमम इसमें से पॉजिटिव मैसेज निकालने की, ठीक है, और उसको अपनी मर्जी से मैं कहते हैं ना सिलेक्टिव नहीं होके करूंगी। तो ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिसीवर ले रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो अटेंटिव टुवर्ड्स यू, एंड आई डू ऑल कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट का मतलब है पूरा सुनना, ठीक है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर्स, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। आपने ये मैंने आपको पढ़ाया था, रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं? सिर्फ इंतजार करते हैं कि हाँ हाँ क्या पता चले क्या करना है, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड कहते हैं। और वो लोगों के लिए कुछ फील नहीं करते। जो लोग इसके ऑपोजिट होते हैं उन्हें पीपल ओरिएंटेड कहते हैं, ठीक है। और वो पीपल फोकस्ड होते हैं, वो लोगों को सुनते हैं, उनके साथ हमदर्दियां करते हैं। और अक्सर ये लोग, वैसे लोग उनको कहते हैं कि ये फारिग होते हैं, क्योंकि जब इतना आप किसी को हेल्प आउट करेंगे ना सुनने में, बहुत ही फैसिलिटेट करेंगे, वो जो सामने वाला सुना रहा है आपको कुछ, वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है कि आपने उसको पहली दफा स्टेज पे, हाँ शाबाश माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा आप सही कर रहे हो। दिस इज नॉट द वे। आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू बी वेरी बैलेंस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ये मैं वैसे ही बीच में जेन में आ गया है तो बता रही हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग पे तो बहुत सवाल आते हैं, और किस किस तरह से वो सवाल आपके लिए बनाएगा। तो लिसनिंग में जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो रिजल्ट फोकस करता है, लोगों की सुनता ही नहीं है। जो पीपल फोकस है सिर्फ लोगों के ऊपर बैठा हुआ है, उनके साथ हमदर्दियां बना रहा है, उनके साथ एम्पथाइज कर रहा है। एम्पथाइज आपने लफ्ज सीखा है ना, एम्पथी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एम्पथी फील करना, किसी को फील करना, किसी की फीलिंग्स को फील करना, खुशी गम की फीलिंग्स को फील करना, तो वो एम्पथाइज करता है। तो इतना ज्यादा अगर आप करके बैठ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस ही नहीं है आपके अंदर। तो अ गुड लिसनर इज ऑलवेज क्रिएटिंग अ बैलेंस। ये हमारा था। तो ये जी आज हमारा ये जो है खत्म हो गया है। अब मुझे जरा एक, अब आप में से कोई एक बच्चा जो मुझे रेगुलर सुन रहा था और इस वक्त मुझे सुन रहा है, जरा मुझे बताएंगे कि आपको रिवीजन से आ, यानी अगर मैं कहूँ कि 1 से लेकर आप 10 नंबर देते हो कि रिवीजन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं,
तो 1 आउट ऑफ 10 कितने आप मार्क्स दे सकते हैं? जरा देना आप, मैं सुन रही हूँ आपको। दोज हु आर रेगुलर, क्योंकि मुझे उनको भी तो देखना है ना कि जो रेगुलर शुरू से सुन रहे थे, उनका क्या बेचारों का कसूर है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने लेट शुरू किया है या मिस किया उन्होंने। जी, अगर आप सोचें तो आपको कोई या कोई वर्ड्स में आप कहना चाहते हो कि लाइक यू फील कि ये इससे कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं या आपको रिवीजन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक्स पर। इज़ दैट सो? एक जवाब आ गया। ओह! 10 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं, माशाल्लाह। दैट दिस मीन्स कि दिस इज़ गुड कि आपने जो है अ, इस तरह से हमने इस वक़्त किया है कि जैसे आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है फिज़िकल क्लास तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको इस तरह कर दिया है कि क्लियर हो जाए, बस क्लियर। क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्लैरिटी चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ आपकी मेमोरी को शार्प करने का ये होता है। जी, अब आ जाइए तैयारी पकड़ लें जल्दी से। आपको मैं 20 मिनट टाइम हम ले लेंगे जिसमें हमने करने हैं एमसीक्यूज़। मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ को करती हूँ, 35 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? आप वो करेंगे, उसके बाद फिर मैंने आपको आज लेटर्स के बारे में थोड़ी गाइडेंस देनी है, वो गाइडेंस देंगे, आज का खत्म हो जाएगा। कल भी हम एमसीक्यूज़ ही करेंगे और परसों हम लेटर लिखेंगे, ठीक है? तो अभी आप ज़रा होशियार हो जाओ और मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और जितने भी से आपके पास टेस्ट के सेट नहीं ना हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह कर लूँगी सारे शेयर। जी, आ जाइए। जल्दी से कुछ हो सकता है कि आपके टॉपिक इसमें एक आध लेकिन मैंने शुरू से इसको लिया है, ताकि आप एक दफ़ा इनकी रिवीजन भी अभी जो मैंने सारा कुछ बोला है इसके ऊपर है सारा कुछ। ये सारा कुछ इसके ऊपर है। जी, सबसे पहले जल्दी से करते जाइए, 20 मिनट में हमें इसको करना है और मैंने इसका फीडबैक भी आपको देना है कि हाँ, आपका क्या इसका जवाब था। नहीं, आप पता है क्या करोगे? आप लिख कर मुझे नहीं बताओगे आज, आप अपना-अपना करोगे। आप खामोशी से करते जाओ ताकि हम पूरे टाइम पे इसको कंप्लीट करें क्योंकि मैं जब चेक करूँगी ना आपका आंसर तो टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आपने पहले वाले का किया, आपने आंसर लगा लिया। ओके, चलते हैं दूसरे पे। आसान बहुत ज़्यादा। जी, इससे क्या होगा आपकी पढ़ने की क्वाल भी जब आप ज़्यादा एमसीक्यूज़ करते हो ना स्क्रीन पे मेरे साथ, इससे आपको क्विकली पढ़ना आता है और इससे क्या पता फ़ायदा होगा? आप देखिए तो सबकॉन्शियसली आप ये सीख रहे हो कि हम जल्दी से एमसीक्यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास टाइम बच जाएगा रिपोर्ट और लेटर के लिए। आप ये सोचिए। जी, हो गया ये? ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आपने लेनी है इसमें। जी, कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं 4। ठीक है, आसान है बहुत, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको अभी रिव्यू करते हुए बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए नंबर 5। क्विक क्विक। जी, नंबर 6।
Number 7. Number 8. जी, नंबर 8. जी. Number 9. Number 10. Number 11. Number 12. ये टॉपिक थोड़ा सा आपसे हटके हो गया, आईसीटी वाला. मैं आपको उस बता दूंगी. और ये भी थोड़ा सा हम इसको पहले पढ़ चुके हैं वैसे. ये 13 वाला जो है. जी, 14. ये भी अभी आएगा ये टॉपिक, लेकिन ये चूंकि क्वेश्चंस के सेट बने हुए हैं और उसमें से मुझे निकालना मुश्किल होता है, तो मैंने इसको जाने दिया ताकि मैं आपको बता दूंगी. जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ नोट कर लें. Number 14. A stakeholder may be a person, a group, organization, all of the above. Question number 15. अभी मैंने बार बार लफ्ज बोला है, उसके ऊपर है ये. Number 16. Number 17. अभी आपने ये टॉपिक किया है.
ध्यान से इसको पढ़िए, थोड़े वर्ड्स मुश्किल लगेंगे। एटीन, ये भी एक जनरल एक सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। जी, आई थिंक आपको अंदाजा जरूर हो गया होगा कौन सा ठीक है इसमें से। 19, ये आपको लेवल मैंने सिखाए थे वैसे, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हमारे आगे जो आएंगे रिवीजन, उसमें ये कवर हो जाएगा। 19 वाला स्पेशली, और इसी तरह ये 20 वाला भी है, हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी आज रिवीजन में नहीं था ये, कल की रिवीजन में होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अभी जिनको आता कर लीजिए, फिर मैं आपको ये सेट आपसे शेयर कर लूंगी, तो मैं आपको जो है दे दूंगी। जी, ओके। 19 आपका ख्याल है बी है। अच्छा, ठीक है। देखो, इतनी देर से आप लोग जो पढ़े हो, आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है सब्जेक्ट के लिए, और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या होगा। कोई ऐसे उड़ता हुआ कहीं से सवाल कोई एग्जामिनर बना देता है जो आपके एग्जैक्टली फोकस अंदर सिलेबस से नहीं भी होता, या आपने जो नहीं कवर किया, तो आपको खुद ही समझ आ जाती है। जी, 20 के बाद 21 देखिए। है तो बहुत आसान, लेकिन फिर वही बात है कि जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मुश्किल है। जी, 22। मैं देख रही हूँ कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं। हाँ, 21 का डी आपने कहा है। ओके। जी, 22 भी देख लो। और जिनको ये समझ नहीं आ रही ना थोड़ी सी, तो वो फिर इसको नोट कर लो, और मैं आपको कल के उसमें इंशाल्लाह रिवाइज करा दूंगी। इसके बाद है ये 23। ओके। 24 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। हैरल्ड जेनिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का राइटर था, फॉरगेट इट, ये नहीं आपको सवाल आएगा। 25 पे देखिए। जी, 25 का जरा गेस करो क्या है आंसर, जरा भेजो कोई बच्चा, मैं देखूं कितनी आपको समझ आ रही है। 25 का क्या आंसर है? आ, ए। आ, ठीक है। थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आप किसी और तरफ ले गए हो इसको, मैं बताती हूँ। 26। अच्छा, अब आंसर आया है 25C। जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की थी।
27 ये एक जनरल सवाल के तौर पे भी ले सकते हो, लेकिन ये भी आगे कहीं ना कहीं आपके आएगा रिवीजन में। ऑडियो विजुअल एड आपने वैसे इसे पढ़ा था प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन जनरली भी ये कम्युनिकेशन में आता है कि कौन सा मीडियम यूज करना है आपने। जी 28 ये भी एक जनरल आपका सवाल है। ओके 27 सी आंसर आया हुआ है और 28 का डी। ओके यानी आप लोगों की स्पीड माशाल्लाह बढ़ गई है पढ़ने की। जी ये भी देखिए। हम्म 28 का भी डी है तो 29 का भी डी है। गुड वेरी गुड। और 30 मेरा टारगेट है कि 420 तक ये हो जाए। 10 मिनट्स में इसको रिव्यू करूं और फिर 10 मिनट्स में आपको लेटर के बारे में गाइड करूं। जी सही, ये आपने शायद हो सकता है पहले सवाल किया होगा। अच्छा ये जरा ध्यान से कीजिएगा, ये बिल्कुल न्यू है ये, बल्कि मैंने इसको आज ही बनाया है इस सवाल को। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। चैलेंज क्वेश्चन है ये। जी क्या आंसर है? 31 का आंसर है जी ए। ओके 32 ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। जी 32 के बाद 33। ठीक है और 34। ओके एंड द लास्ट वन 35। डन। चले जनाब, आपने अगर लिस्ट बनाई हुई है अपनी तो अब जरा अपनी लिस्ट को चेक करो। 35 का क्या आंसर दिया आपने? डी आंसर है। ओके
देखते हैं अभी। आपका नहीं, डी नहीं है वैसे आंसर, देख लेते हैं जी। 35 का 1 था, डी आंसर। ठीक है, कि समथिंग अदर देन वर्ड्स इज पैरालैंग्वेज, यानी आपकी आपकी जो यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, समथिंग अदर देन वर्ड्स, यानी आपकी साउंड का स्टाइल, उसे पैरालैंग्वेज कहेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल पीयर्स के बीच में होती है, एम्प्लॉइज ऑफ सेम स्टैंडिंग में होती है। और उसके बाद थर्ड, टू इनकोड का मतलब है ट्रांसलेट आइडियाज इनटू वर्ड्स और सिंबल्स ऑफ योर चॉइस। बाकी सब गलत था। और यानी आपने अपने कोड का मतलब होता है मैसेज को किसी शक्ल में देना, जैसे जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप समझते हैं। फीडबैक जो है वर्बल नॉन वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ द टू अ मैसेज होता है। और डी इसका पॉइंट निकलना था आंसर। डी कोड का मतलब है टू इंटरप्रेट अ मैसेज। बाकी जो लिखे हैं ट्रांसलेट इनटू कोड जो होता है ना, ये एनकोडिंग होता है, डी कोडिंग नहीं होता। उसके बाद 6 था, ये मैसेज सिग्नल है, सर्व एज अ स्टिमुलस फॉर द रिसीवर। मैसेज जो है वो रिसीवर के लिए स्टिमुलस का काम करती है, ताकि वो उस पर अपना कोई जवाब दे सके। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन विद वर्ड, जो है ये आपने जो कि ऑर्डर में देने थे, तरतीब में देने थे, तो आपके पास सी आंसर है। नॉइज इंटरफेरेंस है और डिस्टॉर्शन मिस इंटरप्रिटेशन होती है। नॉइज क्या है, बैरियर में आता है ये भी, डिस्टॉर्शन में बैरियर है। डिस्टॉर्शन मिस इंटरप्रिटेशन होती है, जब आप चीजों को मिस गलत इंटरप्रेट कर देते हो। और नॉइज जो है वो इंटरफेरेंस, मुदाखलत होती है। मेन आर मोर प्रोफेशनल, ये स्टीरियोटाइप की मिसाल है। जब आप स्टीरियोटाइपिंग शुरू कर देते हैं और लोगों के ऊपर आप एक यानी एक स्टैंप लगा देते हैं। उसके बाद है की पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे जो सही यानी कॉम्बिनेशन है वो ये है डिसएमिनेटिंग, एक्वायरिंग, मेंटेनिंग रिलेशन। बाकी सब गलत गलत किया हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है, जैसे क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन कर दिया गया है। ट्रांसमिटिंग तो ठीक है, लेकिन क्रिएटिंग उसमें नहीं था, वो तो एनकोडिंग को कहते हैं। इस तरह बाकी जो है वो एग्जैक्टली नहीं है। 10 में आपके पास है फिजिकल नॉइज है इन द डिलीवरी ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। उसके बाद एक ग्रेप वाइन में कौन सी चीज जो है वो इनकरेक्ट है, लिखा है इट इज ऑलवेज अ हार्मफुल। जरूरी नहीं है, ये काम भी दे सकती है। और बाकी सब जो है वो ठीक है, मिसाल के तौर पर काइंड ऑफ इनफॉर्मल होती है। इट इज एफिशिएंट, इट इज एफिशिएंट इफ एक्यूरेट, ये बात बिल्कुल सही है। एफिशिएंट का मतलब है स्पीड ज्यादा होना, तेजी से फैल जाना। अगर वो सच्ची है तो वो एफिशिएंट ज्यादा होगी। और लास्ट है ऑटोक्रेटिक लीडर, जो है कंपेल का मतलब है मजबूर करना। इम्प्लॉइज को मजबूर करते हैं, क्योंकि वो सीधी बात नहीं बताते ना, वो लीडर जो होते हैं बड़े सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फैल जाए। आईसीटी जो था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज था, इसके चैलेंजेस में ये था ऑफशोरिंग हेल्प डेस्क नहीं है, बल्कि सारा ये ठीक है कि जैसे आप ऑनलाइन बात करना चाहते हो या फेस टू फेस लोग उसको प्रेफर करते हैं, ये एक मसला है। और आपके जो है इंटरनेट के कनेक्शन का मसला आ जाता है। लेकिन ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क अभी आपने पढ़ा है कि वो तो सिर्फ एक मिसाल है सेंडर्स की या रिसीवर्स की। उसके बाद है आपने कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, वाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। बाकी सब चीजें ठीक है कि दे ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसका एक महदूद होता है वो। इसलिए आपका ये हो गया। दूसरा है एनेबल स्पेशलाइजेशन, हाँ ये भी ठीक है कि आप स्पेशलिस्ट लोगों को काम पे लेके आते हो। और लास्ट है अपनी पूलिंग ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, मुख्तलिफ स्किल्स और एक्सपीरियंस के लोग जो है, एक्सपर्टीज के लोग आके काम करते हैं। एंड सिनर्जीज कैन बी आइडेंटिफाइड दैट स्पॉइल बोथ टाइम एंड मनी। और यहाँ पर है सिनर्जी जो है स्पॉइल नहीं करती, सिनर्जी तो आपको स्ट्रॉन्ग करती है, वो आपकी मनी को और टाइम को सेव करती है। यहाँ पे स्पॉइल करना लिखा है। और सिनर्जी मैंने आपको बताया था कि जब एक और एक 11 जिसे कहते हैं ना, एक और एक 11 होती है, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसका ये मतलब है। स्टेक होल्डर, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई ग्रुप हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, जिसका कुछ ना कुछ स्टेक पे लगा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका थोड़ा सा जिक्र दोबारा से आएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिब्रेटली आप क्रिएट करते हो खुद से,
स्पॉन्टेनियसली, अचानक, अनकॉन्शियसली, बगैर सोचे, टू मीट पीपल्स इंटरेस्ट, नॉट एट ऑल। आपने लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा इकट्ठी की है ऑर्गेनाइजेशन, आपने तो काम करना है। इनफॉर्मल हैज नो स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिधर मर्जी फैल जाती है। विच वन इज नॉट ट्रू, सेलेक्टिव परसेप्शन लेट्स, अब सेलेक्टिव परसेप्शन लिखा हुआ है एक्सेप्ट द स्टिमुलाई विच कॉन्ट्राडिक्ट द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा गलत है। वो सिलेक्टिव परसेप्शन आपको वो स्टिमुलस देती है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करती है। कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला बात गलत हो गई। मैच करेगी तो आप पिक करोगे ना, परसीव करोगे, परसेप्शन आपकी होगी। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, बाकी सब ठीक है। सबकॉन्शियसली आप सब्जेक्टिवली डिसाइड कर लेते हो, सब्जेक्टिवली पसंद के तौर पर डिसाइड करते हो। और आगे लिखा है जो वो स्टिमुलाई लेते हो जो आपके एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और एटीट्यूड को मैच करती है। और बोथ ए एंड बी भी गलत हो गया क्योंकि आपसे ट्रू नहीं पूछा, ये पूछा है नॉट ट्रू, तो आपका सी आंसर है। उसके बाद आपको ये सब सारी चीजें लिखी थी, कौन सी चीज किसके साथ है, लिखा है कौन सी करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है। फाइनेंस कहाँ होती है, रेजिंग कैपिटल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका ताल्लुक जो है पैसे से, सरमाए से होता है। और सी है कॉम्पिटिटिव, का मतलब है कि हम कैसे compete करें, अच्छी क्वालिटी देंगे, लो कॉस्ट पे देंगे, तो ये कंपटीशन का एक एलिमेंट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में लिखा होता है वेयर टू इन्वेस्ट द वर्क फोर्स कैपेसिटी, ये गलत है। आप इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो आप या तो ह्यूमन रिसोर्स पे करते हो, इंसानों पर, या फिर आप मटेरियल रिसोर्सेज पे करते हो, ये नोट कर लो आप बात। मटेरियल रिसोर्सेज पे करते हो यानी मशीनें लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, या आपने नया सॉफ्टवेयर लगवा लिया है, तो सारी चीजें मटेरियल रिसोर्सेज पे जब करते हो तो उसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हो। मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद आपने 3 लेवल मैंने आपको पढ़ाए थे, वो था स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल। यहाँ पे नहीं लिखे इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर है। क्या थे स्ट्रेटेजिक जो बी में लिखा है, और टेक्टिकल कहीं नहीं लिखा हुआ, टेक्टिक्स लिखा हुआ है, टेक्टिकल नहीं लिखा। और थर्ड है ऑपरेशनल, ये भी बी में लिखा हुआ है। तो आपके पास 3 लेवल होते हैं, इस पे भी हम दोबारा बात कर लेंगे। इसके बाद आपने देखा है 20 का जो आंसर था वो था चेन नेटवर्क। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर असिस्टेंट रिपोर्ट करता है डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्ट आगे वो आगे टर्न करता है रिपोर्ट मैनेजर को, स्टोर मैनेजर जो रीजनल मैनेजर को। यानी आप छोटे से लेकर बड़े तक आप जब रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट करना होता है किसी को बताना, इंफॉर्मेशन देना, तो इसे चेन नेटवर्क कहते हैं क्योंकि ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है। उसके बाद है जी जिसमें कम्युनिकेशन एक पर्सन के थ्रू जब होती है तो उसे व्हील नेटवर्क कहते हैं। वो सेंटर में होता है और वो एक को खबर देता है, उससे लेकर दूसरे को देता है, लेकिन आपस में बात नहीं करने देता। 22 में आपके पास था कि अनस्ट्रक्चर्ड कमेटी जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक ऐसा नेटवर्क है, इसे ऑल चैनल या स्टार नेटवर्क कहते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन को होने देता है। उसके बाद लेकिन ये फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। इसमें नेटवर्क जिसमें लोएस्ट मोरल, लोगों के हौसले सबसे पस्त है, वो व्हील नेटवर्क होता है, जिसमें बॉस बीच में ऑटोक्रेटिक टाइप होता है और बीच में सबकी कहते हैं ना डोरियां पकड़ के बैठा होता है और किसी को आपस में बात नहीं करने देता। तो ये मैंने आपसे कहा था आपके सिलेबस का नहीं, इसको छोड़ दें। अगला सवाल था वन एरिया जहां फॉर्मल इनफॉर्मल ब्लेंड कर जाते हैं, इसे नेटवर्क ऑफ मिडल मैनेजर्स कहते हैं। वो बात ठीक है, देखो डायगोनल में पता क्या होता है, डायगोनल में आपके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये मिक्स कर जाते हैं, ठीक है, उसका ब्लेंड है। डायगोनल किसका ब्लेंड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। लेकिन जो मिडल मैनेजर होते हैं, दरमियान में जो काम कर रहे होते हैं, वो फॉर्मली इनफॉर्मली लोगों को अपनी दोस्तियां भी बना के रखते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन भी सही वाली पास करते हैं। पेरोल जो था उसको आप क्या कहेंगे, वो इंटरनल सोर्स भी है और कॉन्फिडेंशियल भी है, लोगों को नहीं बता सकते कि आपकी कंपनी जो है उसमें कितने लोग काम करते हैं, किसको क्या क्या सैलरियां हैं, इसलिए ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका 27 है कि आपने इनकरेक्ट विजुअल एड के बारे में बताना था, बाकी तो आपको समझ आ रही है। डिस्प्ले करो रेलेवेंट पॉइंट पर, रिमूव कर दो जब तुमने एक इंफॉर्मेशन दे दी है, नई की तरफ चले गए हो, और रेलेवेंट विजुअल एड्स क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, गलत लिखा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन कब करेंगी, वो तो आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी देती है, ठीक है, तो ये वाला गलत था। इसके बाद है विच वन, जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की मिसालें सारी, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग परचेज, अबाउट सेल, अबाउट अकाउंट,
यानी जहां से पैसे का हिसाब आता है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कहलाता है। और ये इनडायरेक्टली आपका सवाल है, इतना कोई डायरेक्ट सवाल नहीं है। रूमर्स जो है ज्यादा तब फैलती हैं, उन सिचुएशन में फ्लरिश करती हैं जब एंजाइटी और एम्बिगुइटी आ जाती है, इधर उधर से पता नहीं चलता। एंजाइटी आती है, एम्बिगुइटी आती है, क्लैरिटी नहीं आ रही होती। बाकी म्यूचुअल ट्रस्ट हो तो रूमर नहीं फैलते, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो रूमर नहीं फैलते, यानी अफवाहें नहीं फैलती। और इनसिग्निफिकेंट इशू का मतलब है कि इशू जो है वो ज्यादा यानी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अली आज सैरा फॉर अ रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। ये आसान सवाल था बहुत ज्यादा कि उन्होंने क्या किया होगा। बोथ सैरा और अली शुड हैव कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग द टास्क आफ्टर इनिशियल ईमेल। उनको डिस्कशन करना चाहिए था। आपके पास ये आ जाएगा, जिन्होंने इसको नहीं एंजॉय किया वो समझ लेंगे। 31 जो था उसमें आंसर था, बिल्कुल सही आपने किया, मैंने मार्क नहीं यहाँ पे किया हुआ। ये बी जो है उसको रिस्पॉन्स चाहिए, यानी फीडबैक चाहिए ए से, तो वो बी क्या है, वो एक सेंडर है। बिल्कुल सही उस पर्टिकुलर इवेंट में। उसके बाद कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल होती है, मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था। सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं जो आप किसी को यानी दिखा नहीं सकते, आप इसको वैसे ही आप शो कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगला था, एनवायरमेंटल बैरियर्स आर सेम एज फिजिकल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स क्या है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल भी नहीं है, सोशल भी नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर है तो फिजिकल है। उसके बाद है, अवर ड्रेस कोड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जेस्चर सिंबॉलिकल नहीं होती। ज्यादा बेहतर है नॉन वर्बल जवाब देना। और लास्ट था, कैन नॉट बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन गिविंग जस्टिफिकेशन टू कन्विंस ऑन अ पॉइंट। ये कैसे बैरियर हो सकता है, आप किसी पॉइंट को कन्विंस कर रहे हो, बता रहे हो, बैरियर थोड़ी है। हाँ, अपडेट करे हो स्टेटस, डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शन, आप बात ही नहीं सुन रहे। आपको जब आप फेसबुक पे अपडेट करोगे, आप इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, यू आर नॉट डूइंग लाइक अ गुड रिसीवर। ठीक है। वेरी हॉट रूम भी है और स्टूडेंट टॉकिंग है, और इसलिए ये इसका ऑड वन था, ये बताया। बस जी, सिर्फ मेरे पास 6 मिनट है, मैं आपको कल इसके ऊपर मजीद बात कर लूंगी। सिर्फ आपको मैंने एक कहते हैं ना, एक रास्ते डाल देना है। जो लोग रिवीजन में ज्यादा इंटरेस्टेड हुए और वो ये करना चाहते हैं, ओके ओके गुड। अभी मुझे आप रिजल्ट बता रहे हैं कि मेरा क्या रिजल्ट है, ठीक है। और अभी आप सारे अपने आप को देखो, इवेलुएट करते जाओ, साथ साथ रिवीजन हो रही है आपकी। मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रही हूँ, बिकॉज होता ये कि आप टाइम इतना हो जाता है कि मैं जो बताना चाहती हूँ रह जाता है थोड़ा सा। इसमें मैं थोड़ी सी कल बात और करूंगी। सिर्फ वो लोग जो बिल्कुल नए हुए हैं एंटर, ये कट पेस्ट पड़ा हुआ है आपके क्लाउड पे, उस पर आप जरा जाके देखिए। तो एक दफा गो थ्रू कीजिए, कल मैं इस पे थोड़ी सी और बात कर लूंगी। ये आपको सिर्फ बॉडी यानी कंटेंट ऑफ द लेटर्स, जब आपको लेटर नहीं अच्छे लिखने आ रहे या आपका बहुत वीक है पॉइंट, तो आपने इनके स्टार्ट और एंड करने होंगे। मैं इस पर आपको कुछ टाइप्स जो हैं एक दफा कल रिवाइज करा दूंगी। जैसे आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट का मतलब है, इसका मतलब ये कंप्लेंट लेटर है, और एडजस्टमेंट करना उसका जवाब होता है, जो कि कंपनी एडजस्टमेंट लिखती है। कभी कभार वो पॉजिटिव लिखती है, कभी कभार नेगेटिव लिखती है। ये जो कि स्कैन की हुई पिक्चर है, और इसलिए आपको इस तरह लग रहा है कि किसी जगह पे आपको हाथ से लिखा हुआ है और कहीं पे टाइप कटिंग करके लगा दिया है। तो ये जरा आप सबको जो रेगुलर हैं उनको तो पता है, जो लोग रेगुलर नहीं थे वो जरा इसको एक दफा देखें। ये जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, ये असल में टॉपिक लिखा है कि किस टॉपिक पर ये लेटर है। तो आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे स्टाइल को, स्टार्ट एंडिंग, तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा और गाइड कल कर दूंगी कि जी आप देखिए कि किस तरह से ये हैं। कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं, जैसे अभी आज के लिए यूं ले लो कि ये शुरू के जो लेटर हैं या तो कंप्लेंट लेटर हैं, उन्हें हम क्लेम लेटर भी कहते हैं, प्रॉब्लम लेटर्स भी कहते हैं, या फिर आपको एडजस्टमेंट लेटर मिलते हैं जिसमें आपने किसी की कंप्लेंट को लिया और उस पर आप अपनी एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि जी यानी अच्छा है, यानी हम आपको कवर करके देंगे या हम आपको कवरेज नहीं देंगे आपके लॉस की।
ये सारा कुछ आप बताते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, ये है तो पुराने यहाँ पर, लेकिन सारे के सारे, जैसे अब आप सारे अगर आज पढ़ लेते हो एडजस्टमेंट लेटर्स, उसमें आपने देखा होगा कि किसी में कोई स्टार्ट है, किसी में कोई स्टार्ट है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप स्टार्ट ले लो, जो एंड अच्छा लगता है एंड ले लो, बस, ताकि आपको वहां पर ज्यादा सोचना ना पड़े। उसका मतलब ये है। आप समझ गए बात को? तो जरा प्लीज इसका आप इसको रिवाइज कर लो। आज के लिए बस इतना ही है। अभी काफी इंशाल्लाह आपकी ये हो गई है। और जो लोग अभी शुरू किया है, जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ा था, आपसे ये मैं कह रही हूँ, आप साथ साथ पता है क्या किया करो। जो लोग बिल्कुल यानी पहले से नहीं थे, उनके लिए मेरी एक सजेशन है। आप कॉपी पेंसिल हाथ में रखा करो और आप देखा करो कि कौन से पॉइंट पर मैंने कौन सी चीज एक्सप्लेन की थी। क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी तो नहीं है, मेरे पास, मैं भी आपको ये ऐसे ही पढ़ा रही हूँ स्क्रीन से, आपके पास भी क्लाउड पे पढ़ा है। तो आप नोट कर लो कि मैंने ये चीज वहां पे ध्यान से रिवाइज कर लेनी है, पढ़ लेनी है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये ऐसे टॉपिक हैं, जनरल टॉपिक है, जिसपे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक हो गया जी? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का ये आपका काम है, जो रिवीजन करनी है, जो न्यू थे, लेट कमर थे, और साथ आपने ये सारे लेटर्स को, जो वीक हैं जिनके लेटर्स, वो इसको पढ़ें। बहुत ज्यादा कंप्लेंट लेटर आते हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट लेटर ज्यादातर आते हैं। और मैं जब आपको इंशाल्लाह परसों हम एक लेटर करेंगे, वो लेटर जो होगा वो आपका जैसे लेटेस्ट कोई लेटर्स हैं उनमें से मैं लूंगी और आपको मैं वो करवा दूंगी। ठीक हो गया जी? मैं देख लेती हूँ अगर किसी ने कुछ कहा है, मैं नोट कर लेती हूँ। मुझे लगता है किसी ने कुछ कहना चाहा है। जी, मैं आपको सेंड कर दूंगी सारे टेस्ट। आप वरीड ना हो, बस थोड़ा सा मुझे टाइम निकाल लेने दें। मैं चला, मैं चेक करती हूँ। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जो था ना, मैंने चेक नहीं किया वैसे भी। जो शॉर्टकट मैंने बनाया था उसमें मुझे कुछ लग रहा है कोई इशू आ रहा है, इसलिए मैंने आपको नहीं किया। मैं आपको कर देती हूँ। बाकी जितने हो चुके हैं ना, उनको मैं जरा, एक होता है ना कि पहले मैं स्ट्रीमलाइन कर लूँ, उसके अंदर स्पेसेस होती हैं बहुत ज्यादा अननेसेसरी दी हुई मैंने, वो उनको ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। इवन ये वाला जो कर रहे हो, कल इसको हम सेट को कंप्लीट करके ये भी दे दूंगी। लेकिन सेट इकट्ठे जितने मर्जी होते जाएं, जो लोग लेट कमर हैं उनके लिए पुराने जो आपके पास पड़े ना टेस्ट के नाम से, वो आप जब भी आपको टाइम मिले एक टेस्ट उठाइए, उसका सोल्यूशन भी पढ़ा है, पहले खुद कीजिए, फिर सोल्यूशन चेक कर लीजिए। इस तरह आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और इंशाल्लाह इसके बाहर से आपको क्या आएगा। इतना बड़ा आपके पास वाइड रेंज है क्वेश्चंस की, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाहर आपको कुछ आएगा। ठीक है जी? अपना बहुत ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।